डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो शुरू करने जा रहे हैं व्हीट स्टोन सेतु। तो आप समझिए, इंग्लैंड के वैज्ञानिक हैं प्रोफेसर व्हीट स्टोन, और व्हीट स्टोन ने प्रतिरोधों के एक ऐसी व्यवस्था का खोज किया जिसकी सहायता से हम किसी तार का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। इसमें लगा है व्हीट स्टोन सेतु। व्हीट स्टोन तो व्यक्ति का नाम है, वैज्ञानिक का नाम है। ये सेतु लगा हुआ है, सेतु। सेतु का मतलब क्या है? ब्रिज लिखा हुआ है, ब्रिज। अब यहां पर ब्रिज से क्या मतलब है भाई? सेतु क्यों लगाया यहां पर ना? तो देखिए, जैसे ये नदी है और नदी के एक तरफ कुछ लोग हैं, यहां पर नदी में पानी बह रहा है ना। अब आगे जाना बड़ी मुश्किल है, इतनी बड़ी नदी है, नदी के उस पार जाना है, बहुत मुश्किल भरा काम है ना। अब इसके लिए हमें एक ऐसे प्रबंध की जरूरत है जो हमारे मुश्किल को आसान कर दे। तो इसके लिए लोगों ने एक प्रबंध किया पुल बनाने का, और लोगों ने पुल बना दिया, सेतु, ब्रिज, ब्रिज बना दिया लोगों ने। अब हमारे लिए अब नदी का औकात कुछ नहीं है, ठीक है, बहती हो बहती रहो, हम तो चले जाएंगे ना, दौड़ते हुए चले जाएंगे, पैदल चले जाएंगे, गाड़ी से चले जाएंगे। अब तुम हमारे रास्ते में बाधा डाल ही नहीं सकते हो ना नदी को। हम क्या कर सकते हैं भाई? नदी है, बहुत बड़ी नदी है, कितनी भी बड़ी नदी हो, उससे क्या प्रॉब्लम है? तुम हमको रोक नहीं सकती, हमारी यात्रा को रोक नहीं सकते, हम आगे बढ़ जाएंगे अगर सेतु है तो। ये सेतु क्या कर रहा है? सेतु लोगों के मुश्किलों को सरल कर रहा है, मुश्किलों को सॉल्व कर रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर सेतु जो शब्द डाला गया है, सेतु का मतलब ये नहीं कि ईंटें पत्थर कंक्रीट का बना हुआ किसी नदी के ऊपर पुल हो या किसी रेलवे लाइन के ऊपर पुल हो, बस वही सेतु नहीं है। सेतु का यहाँ पर अर्थ है, ब्रिज का यहाँ पर अर्थ है कि जैसे हमारे सामने एक समस्या है और उस समस्या को दूर करने का कोई उपाय हो जाए, तो उस उपाय का नाम ही सेतु है, उस उपाय का नाम ही ब्रिज है। तो ऐसा ही उपाय लगाया व्हीट स्टोन ने। व्हीट स्टोन के पहले बड़ी मुश्किल था कि हम किसी तार का प्रतिरोध कैसे प्राप्त करें, कैसे जाने कि इस तार का ये प्रतिरोध है। ये बहुत मुश्किल काम था, लेकिन ये जो लोगों के सामने जो मुश्किल था, इसको आसान बनाया व्हीट स्टोन ने। इंग्लैंड के जो वैज्ञानिक है, वहाँ के प्रोफेसर, तो उन्होंने काम को आसान किया, और इतना आसान कर दिया कि हम किसी भी तार का, किसी भी उपकरण का प्रतिरोध हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस चीज को हम पढ़ें, विधिवत अच्छा से पढ़ें। तो यहाँ पर उसी उपाय का नाम है व्हीट स्टोन सेतु। अब आइए हम देखें कि यह कैसा उपाय है, व्हीट स्टोन किस तरह का उपाय है। तो व्हीट स्टोन ने 4 प्रतिरोधक तारों को लिया और उनको इस प्रकार से कनेक्ट किया जैसे वो चतुर्भुज बन जाए। देखिए, व्हीट स्टोन ने 4 प्रतिरोधक तार लिए, और आप इस चित्र में देख रहे हैं कि चारों तारों को किस तरह से जोड़ा गया है। बिल्कुल चित्र में स्पष्ट ये दिख रहा है। अभी हम सिद्धांत की बात कर रहे हैं, उपकरण की बात नहीं कर रहे हैं। उपकरण बनाने की बात होगी तो हम लोग बनाएंगे मीटर से, तो इसी के आधार पर। तो 4 प्रतिरोधक तार लिए गए हैं, इनको इस तरह से कनेक्ट कर दिया जैसे ये चतुर्भुज हों, और इनके एक विकर्ण से, ये विकर्ण होगा, इनके एक विकर्ण से एक धारा मापी गैल्वेनोमीटर और एक कुंजी स्विच K2 एक विकर्ण से संबंधित कर दिया गया।
अगर इसका नाम रखें तो नाम रख सकते हैं ए, बी, सी और डी। तो हम कहेंगे कि विकर्ण बीडी से एक गैल्वेनोमीटर जोड़ा गया, धारा मापी, और एक कुंजी K2। अब ये दूसरे विकर्ण को देखें, AC को देखें। जो AC है, AC जो विकर्ण है, इससे जोड़ा गया एक सेल धारा भेजने के लिए। सेल तो जरूरी है तभी तो धारा चलेगी। और एक इसमें हम डाल देंगे कुंजी, वही कुंजी होगी K1। ओके, इस तरह से आप देख रहे हैं व्हीटस्टोन ने 4 प्रतिरोधक तारों को लेकर और इस तरह से उन्होंने कनेक्ट किया। यहाँ कुंजी K1 है स्विच ऑन ऑफ करने के लिए, यहाँ कुंजी K2 है। इस वैसे तो प्रतिरोध को हम R से डिनोट करते हैं, R से प्रतिरोध को हम डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पर 4 प्रतिरोध लगे हुए हैं तो केवल एक R से काम नहीं चलेगा। तो हम PQRS इस प्रतिरोध को P से डिनोट करेंगे, इस प्रतिरोध को Q से, इसको R से और इसको S से हम डिनोट करेंगे। तो AB के बीच में प्रतिरोध P है, BC के बीच में प्रतिरोध Q है, AD के बीच में प्रतिरोध R है और CD के बीच में प्रतिरोध S है। ये आप चित्र यहाँ पर भली भांति देख रहे हैं। यहाँ सेल है और सेल के धन प्लेट से धारा चलेगी, तो धारा इस तरह से I चल रही है। अब ये धारा जब यहाँ पर आएगी तो स्वाभाविक है किरचॉफ के पहले नियम के अनुसार कि वो 2 मार्गों में बंटनी चाहिए, बटेगी भी। तो यहाँ से एक मार्ग ये हो जाता है, दूसरा मार्ग ये होगा। तो यहाँ मान लें कि I1 धारा है और इसमें I2 धारा है। I1 धारा ऐसे जा रही है, I2 धारा ऐसे जा रही है। अब देखिए I1 धारा यहाँ बिंदु B पर पहुंच रही है और I2 धारा यहाँ बिंदु D पर पहुंच रही है। क्लियर? यहाँ समझने वाली बात है। अब ये जो I1 धारा है यहाँ पर भी फिर बटने की कोशिश करेगी, कुछ Q की तरफ और कुछ G की तरफ जरूर कोशिश होगा। उसी तरह से I2 धारा जो यहाँ पहुंच रही है यह भी बटने की कोशिश करेगी, कुछ G की तरफ और कुछ S के तरफ। अब यहाँ पर क्या क्या परिस्थितियां हो सकती हैं ये मैं बताना चाह रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि I1 धारा जो ऊपर से नीचे आना चाह रही है, केवल मैं BD की बात करूंगा अभी। चलो ठीक है, I1 धारा इसमें गई, फिर यहाँ से कल्पना कीजिए कि 2 मार्ग में बट गई, कुछ इधर गई कुछ इधर गई। ओके, अब I2 धारा यहाँ पहुंची, मान लीजिए कुछ इधर गई धारा कुछ इधर गई। तो I1 धारा का जो हिस्सा इसमें आ रहा है, I2 धारा का जो हिस्सा इसमें जा रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इसे I1 डैश मान लीजिए उसको। तो I1 नीचे की तरफ इस तरह से आ रही है और I2 डैश मान लीजिए ऊपर की तरफ जा रही है। अब यहाँ पर 3 स्थितियां हो सकती हैं। अगर I1 प्रबल है, माने I2 से I1 का मान ज्यादा है, तो धारा इस दिशा में चलेगी, एक धारा इस दिशा में चलेगी। ओके, जैसे मान लीजिए कि ऊपर से आ रहा है 5 एम्पियर और नीचे से ऊपर जा रहा है 2 एम्पियर, तो कितना एम्पियर का धारा होगा और किस दिशा में होगा? तो 3 एम्पियर का धारा होगा ऊपर से नीचे, क्योंकि ऊपर वाली धारा ज्यादा है I1। अब इसके उलट ये हो सकता है कि जैसे नीचे से ऊपर 5 जा रहा हो और ऊपर से नीचे 3 आ रहा हो, तब क्या होगा? यहाँ पर भी धारा कितनी होगी? 2 ही एम्पियर होगी, लेकिन नीचे से ऊपर वाली धारा होगी, क्योंकि ये 5 है तो 2 एम्पियर की धारा नीचे से ऊपर चलेगी। एक तो ये स्थिति हो सकती है। एक स्थिति यह भी प्राप्त हो सकता है कि दोनों ही धाराएं बराबर हो, यह भी तो हो सकता है ना। कि जैसे ऊपर से नीचे आने वाली जो धारा है I1 वो 5 एम्पियर की हो और नीचे से ऊपर जाने वाली जो धारा है I2 यह भी 5 एम्पियर की हो, तो ऊपर से नीचे जो धारा आना चाह रही है वो और नीचे से ऊपर जो धारा जाना चाहती है वो अगर दोनों स्ट्रेंथ में बराबर हैं, दोनों परिमाण में अगर बराबर हैं, तो इसमें कितनी धारा चलेगी? 0। अर्थात इसमें धारा चलेगी ही नहीं, क्योंकि ऊपर वाली जो धारा है नीचे वाली धारा का विरोध कर देगी, तो इसमें धारा प्रवाहित होगी ही नहीं। एक तो ये दशा यहाँ पर बन रहा है।
तो 3 दशा यहाँ पर हो सकता है। या तो इसमें परिणामी धारा बी से डी की तरफ चलेगी, या तो इसमें परिणामी धारा डी से बी की तरफ चलेगी, या तो इसमें परिणामी धारा होगी ही नहीं, जीरो होगा। ये 3 स्थितियां यहां पर प्राप्त हो सकती हैं। ओके, अब आइए, अब हम यह समझने का प्रयास करें कि इसमें धारा बहे ही नहीं, यह किस बात पर डिपेंड करेगा। तो इसमें धारा बहे ही नहीं, यह इस बात पर डिपेंड करेगा कि P और Q प्रतिरोध के मान क्या है, R और S प्रतिरोध के मान क्या है, इस पर डिपेंड करेगा। तो अब हम P, Q, R, S जो ये 4 प्रतिरोध हैं, इनके ऐसे मान हम सेलेक्ट करते हैं, ऐसे मान हम ले लेते हैं कि P, Q, R, S को इस तरह से संबंधित करने पर इसमें धारा बहे ही नहीं, अर्थात बिंदु B और बिंदु D एक समान विभव पर हो, सेम पोटेंशियल पर हो, ऐसी स्थिति यहां पर हम पैदा करेंगे P, Q, R, S प्रतिरोधों के द्वारा। ऐसी सेटिंग होगी, प्रतिरोध P, प्रतिरोध Q, प्रतिरोध R, प्रतिरोध S, चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार से हम सेट करेंगे कि सेतु में BD भुजा में कोई धारा बहे ही नहीं, इस तरह की सेटिंग की जाएगी। ओके, तो चलिए हमने मान लिया कि इस BD भुजा में धारा नहीं है। तो जब धारा नहीं है तो हम कहेंगे कि यह व्हीटस्टोन सेतु संतुलित है, बैलेंस्ड है। फिर से एक बार सुनिए, अगर इस प्रकार से P, Q, R, S के मान में इस प्रकार से व्यवस्था की गई है कि BD में कोई भी धारा न हो, तब हम कहेंगे यह व्हीटस्टोन सेतु संतुलित है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर वैसा सेटिंग नहीं है, P, Q, R, S के वैल्यू में ऐसी सेटिंग नहीं हो पाई है कि BD में धारा शून्य हो, तो निश्चित रूप से BD में या तो B से D की तरफ या D से B की तरफ धारा बहेगी। अगर इस तरह का यह सेतु है, यहाँ पर P, Q, R, S के मान में कोई सेटिंग नहीं किया गया है, तब हम कहेंगे कि यह व्हीटस्टोन सेतु संतुलित नहीं है, संतुलित नहीं है, अनबैलेंस्ड है, ये बात हम कहेंगे। ओके, तो यहाँ पर 2 शब्द आए, संतुलित, असंतुलित। तो संतुलित है तो इसमें धारा नहीं बहेगी, असंतुलित है तो इसमें धारा बहेगी, चाहे ऊपर की तरफ बहे चाहे नीचे की तरफ बहे, लेकिन बहेगी। ओके, तो संतुलित अवस्था में जब BD भुजा में धारा नहीं बहेगी तो पूरी की पूरी I1 धारा चली जाएगी BC में। भाई इसमें तो धारा गई ही नहीं, तो पूरी की पूरी I1 इसमें ट्रांसफर होगी यहाँ पर। ओके, और जब इसमें धारा बही ही नहीं तो पूरा का पूरा I2 इसमें ट्रांसफर होगा। भाई देखिए, इसमें ट्रांसफर हो गया I2, क्योंकि इसमें तो धारा गया ही नहीं, इसमें तो धारा गया ही नहीं। अब ये I2 धारा यहाँ पर पहुंचती है, ये I1 धारा यहाँ पहुंच जाती है, और दोनों मिलकर फिर यहाँ आ जाती है I। तो I1 और I2 का बंटवारा यहाँ पर हुआ था बिंदु A पर, लेकिन यहाँ पर हम देखें बिंदु C पर, तो फिर I1 और I2 दोनों धाराएं मिल जाती हैं और I बनकर आगे बढ़ती है और फिर अपने रीड प्लेट की ओर चली जाती है। तो यह है सेटिंग। ओके, तो आइए हम देखते हैं किरचॉफ के दूसरे नियम से। तो यहां पर एक बंद पास देखा जाए, A, B, D, A। ओके, A, B, G का भी नाम ले लीजिए, A, B, G, D, A। तो बंद पास A, B, G का भी नाम लिख दीजिए, G, D, A में। चलिए किरचॉफ के दूसरे नियम से हम चलते हैं। तो ये से हम स्टार्ट करते हैं चलना। तो हम धारा की दिशा में जा रहे हैं, इसमें करंट कितना I1 और इसका प्रतिरोध कितना P। तो हम लिख सकते हैं P I1 पॉजिटिव होगा क्योंकि धारा की दिशा में है।
इसमें तो कोई प्रतिरोध है ही नहीं। ओके, धारा है, धारा भी नहीं है इसमें, सोचना ही नहीं इसके विषय में। अब चलिए हम ए पर पहुंचेंगे। तो धारा के विपरीत दिशा में हम चल रहे हैं, तो धारा के विपरीत दिशा में चलेंगे तो माइनस हो जाएगा। प्रतिरोध है R, धारा है I2। ओके, इज इक्वल टू, अच्छा देखिए तो इसमें कोई सेल लगा है क्या? इसमें तो सेल नहीं लगा है। नहीं, सेल तो यहाँ है तो बाहर है। जब हम बंद पास की बात करेंगे तो इस बंद पास में सेल कहाँ है? सेल तो है ही नहीं, तो जीरो। ई क्या स्थान पर होगा? जीरो। ओके, इसी प्रकार से बंद पास बी, सी, डी, जी, बी में देखें तो बंद पास बी, सी, डी, जी और बी में आ जाइए। चलते हैं, हम बी से चलना शुरू करेंगे तो यहां हो जाएगा I1 Q, तो मतलब QI1 हो गया। अब इसमें अगर हम चलते हैं तो विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा SI2। और इसमें भी अगर देखा जाए तो कोई सेल तो इसमें है नहीं, तो ये बराबर हो जाएगा 0। तो आपने देखा बंद पास, दो बंद पास हैं, दोनों बंद पास में हमने किरचॉफ का दूसरा नियम लागू किया है और यह हमें रिलेशन यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं, ये आप देख रहे हैं इसमें स्पष्ट। अब आ जाइए, अगर हम RI2 को इधर ट्रांसफर कर दे तो क्या हो जाएगा? PI1 और ये हो गया RI2। और यदि हम SI2 को इधर ट्रांसफर कर दे तो क्या होगा? ये तो है QI1 और ये हो जाएगा SI2, इधर हो जाएगा। अब यदि पहले वाले में दूसरे वाले से भाग दे दिया जाए, ओके, यानी कि इसमें अगर इससे हम भाग दे देते हैं तब क्या प्राप्त होगा? तो I1 कैंसिल हो गया, यहां हो जाएगा P/Q, I2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा R/S। यहां पर एक शानदार ये रिलेशन सामने आया है, किरचॉफ के दूसरे नियम को लागू करके इसको प्राप्त किया गया है। इसको आप बिल्कुल आप याद रखेंगे। स्पष्ट मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा P/Q इज इक्वल टू R/S। ये कब संभव है? ये रिलेशन कब संभव है? जब PD में कोई भी धारा न हो। ये रिलेशन कब संभव है? भाई देखिए, जब इसमें किरचॉफ का हमने दूसरा नियम लगाया था तो यहां हमने कोई काम नहीं किया और ये धारा I1 को, पूरा धारा I1 को इससे इधर भेजें, इसमें भेजें। ये तभी हो सकता है जबकि इसमें कोई धारा न हो, तभी संभव है कि पूरी की पूरी I2 धारा इसमें चली जाए, S में। ये तभी संभव है। और इसको इसमें धारा शून्य मानकर हमने इसको किया और ये समीकरण हमने प्राप्त किया P/Q इज इक्वल टू R/S। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि यह रिलेशन तभी संभव है जब भुजा BD में धारा न हो, धारा प्रवाहित न हो, तभी यह संभव है। ओके, तो या हम ये कहें कि P/Q इसका विलोम P/Q इज इक्वल टू R/S है, तो यह रिलेशन क्लियर करता है कि इसमें धारा नहीं बहेगी। ओके, दोनों तरफ से बात कर सकते हैं। अगर इसमें धारा नहीं है तो ये रिलेशन होगा, और यदि अगर ये रिलेशन है तो इसमें धारा नहीं होगी। ये क्लियर होता है? ठीक। अब आ जाइए, भुजाओं का यहाँ पर हम लोग नाम रखें P/Q। P/Q मतलब लग रहा है जैसे इन दोनों मानों का हम अनुपात निकाल रहे हैं। P और Q का हम अनुपात निकाल रहे हैं, ऐसा लग रहा है। P/Q, P और Q का हम अनुपात निकाल रहे हैं, रेशियो निकाल रहे हैं। तो इन दोनों भुजाओं का नाम होगा अनुपाती भुजा, रेशियो आर्म्स। तो P और Q भुजा का नाम क्या रखा गया? P और Q भुजा का नाम है अनुपाती भुजा। ऐसा लग रहा है जैसे अनुपात लिया जा रहा है, अनुपाती भुजा। ठीक है, इसको कहेंगे रेशियो आर्म्स, रेशियो आर्म्स। ओके,
देखिए ये आर जो है ना, आर ये ज्ञात भुजा होगा, माने ऐसा प्रतिरोध होगा ये जिसका मान हमको पहले से मालूम होगा क्या है। तो आर को हम कहेंगे ज्ञात भुजा, ज्ञात भुजा। ओके, यानी कि नॉन आर्म। तो आर नॉन आर्म है, आर के प्रतिरोध का मान हम जानते हैं पहले से कि आर का प्रतिरोध कितना रखा गया है। जैसे ये जब हम शुरू किए उसी समय हमने आपको बताया कि व्हीटस्टोन ने एक ऐसा प्रबंध दिया, एक ऐसी व्यवस्था दी उन्होंने कि उसकी सहायता से हम किसी भी तार का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए पी और क्यू का मान पहले से हमें मालूम रहेगा, आर का भी मान हमें पहले से मालूम रहेगा। जिस तार का हम प्रतिरोध निकालना चाहते हैं उस तार को हम बिंदु डी और सी के बीच में लगा देंगे और एस का मान हम यहाँ से प्राप्त कर लेंगे। जैसे यहाँ पर आप समीकरण देख रहे हैं P अपान क्यू इज इक्वल टू आर अपान एस। यहाँ से हम कहें कि एस इक्वल क्या होगा, तो एस इक्वल निकाल सकते हैं क्यू आर अपान पी। देखिए एस इक्वल क्या होगा, एस बराबर क्या होगा, क्यू आर अपान पी। तो अगर हमें क्यू मालूम हो, पी मालूम हो, आर मालूम हो तो हम एस निकाल सकते हैं। कहने का मतलब कि यहाँ पर जो रिलेशन प्राप्त हुआ है, इस रिलेशन में 4 प्रतिरोध हैं। अगर इन 4 प्रतिरोधों में से 3 प्रतिरोध हमें पहले से मालूम है, जिस प्रतिरोध के बारे में हम जानते हैं उन्हीं को हमने इसमें डाल दिया है, तो यहाँ पर उस प्रतिरोध को डालेंगे जिसका मान हम निकालना चाहते हैं। तो जिस तार का प्रतिरोध निकालना हो उसको सी और डी के बीच में हम लगा देंगे और इसका हम मान निकालेंगे। पी क्यू और आर का मान हम पहले से जानते हैं, तो इसलिए पी और क्यू को कहा गया अनुपाती भुजा और आर को कहा गया ज्ञात भुजा। एस को कहते हैं अज्ञात भुजा, एस को कहेंगे अज्ञात भुजा, अज्ञात भुजा अननोन आर्म है, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। ओके, अब आइए यहाँ पर जो विकर्ण है जैसे बीडी, ये भी तो एक भुजा हो गई ना, और एक एसी भुजा आ रही है एसी। तो एसी और बीडी को हम कहते हैं संयुग्मी भुजा। एसी और बीडी, एसी और बीडी जो भाग है इसको हम कहते हैं संयुग्मी भुजा। संयुग्मी भुजा नाम होता है इसका कंजुगेट आर्म, कंजुगेट आर्म इसका नाम होता है। तो इसमें हमने नाम जाना कि किसका क्या नाम है, एक बार फिर से देख लीजिए। पी क्यू ये अनुपाती भुजा है, आर ज्ञात भुजा है और एस अज्ञात भुजा है। बीडी और एसी ये कंजुगेट भुजा है, संयुग्मी भुजाएं हैं। ओके, इतनी बात की जानकारी हमें हुई। अब आइए आगे हम बात करें, तो आगे हम यह देखेंगे कि इसका मान कैसे निकालें। वह तार जिसका प्रतिरोध हमें निकालना है उसका मान हम कैसे निकालेंगे, आइए उसके बारे में जानें। तो देखिए, जिस चीज़ का प्रतिरोध निकालना होता है उसको हम C और D के बीच में संबंधित कर देते हैं। यहाँ पर एक प्रतिरोधक बॉक्स होता है। प्रतिरोधक बॉक्स का मतलब क्या है, यहाँ पर एक बॉक्स लगा होता है इस तरह से और इसमें बहुत से प्लग होते हैं, बहुत सारे प्लग्स यहाँ पर होते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा हम वहाँ पर बतलाए होंगे, जैसे दोहरा तार हम कर देते हैं तो थोड़ा सा डिस्कस हुआ होगा इसके पीछे। देखिए ये प्लग है, सभी प्लग किसी किसी ओम के होते हैं। जैसे मान लीजिए ये 5 ओम का है, ये 10 ओम का है, ये 15 ओम का है, ये 20 ओम का है, इस तरह से। अब इन दोनों सिरे को हम यहाँ पर ज्वाइन कर देते हैं, एक को ए से और दूसरे को डी से यहाँ पर हम जोड़ देते हैं। अब देखिए, अगर हम इसमें से 10 ओम का प्लग खींच दें और खींच कर बाहर रख दें 10 ओम का प्लग, तो इसका प्रतिरोध 10 ओम हो जाता है। मतलब वहां पर एडी का प्रतिरोध आर का मान 10 ओम होता है
और मान लीजिए इस प्लग को हमने यहाँ पर लगा दिया और 20 ओम का प्लग यहाँ से खींचकर हम यहाँ पर रख दिए, तो अब इसका प्रतिरोध हो जाता है 20 ओम, यानी कि R का मान हो जाता है 20 ओम। इसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर 5 ओम प्रतिरोध रहे तो आप क्या करेंगे, 5 ओम के प्रतिरोध को खींच लेंगे। अब ऐसा नहीं करना चाहिए कि 2 प्लग आपने खींच लिया, नहीं, कोई एक ही मान तो यहाँ पर रखेंगे ना। अगर जैसे 15 रखना चाहते हैं कि R का मान 15 हो, तो 15 ओम वाला जो प्लग है इसको खींच दीजिए और बाहर कहीं रख दीजिए, तब तक इसका प्रतिरोध 15 ओम रहेगा। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि एडी हमारी ऐसी भुजा है जिसके प्रतिरोध को हम मन इच्छित बदल सकते हैं, हमारे मन का है, अपने मन से हम बदल सकते हैं। ओके, P और Q निश्चित रहता है, लेकिन इसके मान को हम लोग पहले से जानते हैं। क्लियर? तो अब आइए प्रैक्टिकल हम करते कैसे हैं। जैसे P और Q का मान पहले से सेट रहता है, इसके मान को बदला नहीं जाता है बीच में। यहाँ पर प्रतिरोधक बॉक्स लगा दिया गया है, इसके मान को बीच बीच में हम बदलते रहते हैं। जिस प्रतिरोध को ज्ञात करना है उस तार को C और D के बीच में हम लगा देते हैं। तो देखिए P तो नहीं बदलने वाला है, Q भी नहीं बदलेगा और S भी नहीं बदलेगा। बदलने वाला कौन है? हमारे हाथ में। किस प्रतिरोध को हम बदल सकते हैं? हमारी कैपेसिटी किस प्रतिरोध को बदलने की है? R को हम बदल सकते हैं। हमारे पास व्यवस्था है कि हम R को बदल सकते हैं, P नहीं बदल सकते, Q नहीं बदल सकते और S तो निकालना ही है। हाँ, ये बात जरूर है कि P और Q का मान हमें पहले से मालूम होता है कि यही मान है, लेकिन R को हम बदल सकते हैं अपने मन माफिक और S तो निकालना है। अब चलिए हम प्रयोग करते हैं। जैसे सबसे पहले इस तरह से सेट कर लेते हैं, पूरा इस तरह से हमने सेट कर लिया। सेट करने के बाद सबसे पहले ये जो कुंजी है K1, इसको हम दबाते हैं, यानी कि स्विच ऑन करते हैं। स्विच ऑन हो गया, बस थोड़ा सा 10 सेकेंड हम इंतजार करते हैं। 10 सेकेंड के बाद फिर हम इस कुंजी को दबाते हैं। इस कुंजी को हम दबाते हैं। अगर इस धारामापी के सुई में अगर विक्षेप हो गया है, इससे अगर इसमें विक्षेप हो रहा है, जैसे सुई मान लीजिए सुई ऐसे हो गई, तो इसका मतलब कि इसमें धारा बह रही है, यानी कि हमारा व्हीट स्टोन सेतु संतुलित नहीं है। तो हम करते क्या हैं, यहीं पर होता है प्रतिरोधक बॉक्स। अब जैसे मान लीजिए हम 5 ओम का प्रतिरोध निकाले थे और प्रयोग कर रहे थे, तो हमने देखा कि नहीं भाई, K1 को दबाया फिर K2 को दबाया तो सुई तो विक्षेपित हो गई, यानी कि इसमें धारा बह रही है। तो अब 5 ओम नहीं रखेंगे, बल्कि अब 10 ओम का प्लग निकालेंगे, 5 ओम वाला इसमें डाल देंगे। अब इसके प्रतिरोध को हमने 10 ओम कर दिया, फिर भी हम देख रहे हैं कि धारा बह रही है, लेकिन पहले धारा इधर बह रही थी और धारा इधर बहने लगी। कुछ भी हो सकता है, ये तो डायरेक्शन पर डिपेंड करता है कि नीचे की तरफ धारा है कि ऊपर की तरफ धारा है। अगर मान लीजिए नीचे की तरफ धारा है और ये सुई इस तरह से विक्षेपित हुई, तो ऊपर की तरफ अगर धारा होगी तो सुई विपरीत दिशा में विक्षेपित होगी। लेकिन अगर इसमें धारा ही नहीं होगी तो सुई विक्षेपित होगी ही नहीं, न तो लेफ्ट में विक्षेपित होगी और न ही राइट में विक्षेपित होगी। तो इस तरह से यहाँ से प्रतिरोधक बॉक्स में से भिन्न भिन्न प्रतिरोधों को निकाल निकाल कर हम उस दशा को प्राप्त करते हैं कि K1 और K2 को दबाया जाए तो इस सुई में कोई भी विक्षेप उत्पन्न न हो। चलिए, एक हमने यहाँ से प्लग खींचा, K1 को दबाया, K2 को दबाया और हम देख रहे हैं कि सुई में कोई भी विक्षेप नहीं हो रहा है। इससे ये क्लियर हो गया कि व्हीट स्टोन सेतु संतुलित है, और जब संतुलित है तो हम फार्मूला यहाँ पर लिखते हैं P/Q = R/S। P का मान पहले से जानते हैं, वो मान हम रख देते हैं। Q का मान भी हम जानते हैं, पहले से वो मान रख देते हैं। और R का वह मान हमने ज्ञात कर लिया जिस मान पर व्हीट स्टोन सेतु संतुलित है, उस मान को हमने यहाँ से प्राप्त कर लिया प्रैक्टिकल करके। तो R की भी जानकारी हो गई। अब S हम निकाल लेते हैं, S = ठीक है Q/P। इस फार्मूले से S हम प्राप्त कर लेते हैं। टाइम आउट का सिग्नल हो चुका है। ये सिद्धांत की चर्चा हुई अभी तक। ये जो कुछ भी हमने बताया, एक सैद्धांतिक बात हमने बताया है आपको। ठीक इसी व्हीट स्टोन सेतु के आधार पर एक उपकरण आ रहा है, मीटर सेतु। मीटर सेतु के बारे में कल हम लोग काफी डिटेल में पढ़ेंगे। इसी सिद्धांत पर आधारित है मीटर सेतु, तो कल हम लोग पढ़ेंगे।
और एक बात और जान लीजिए, मीटर सेतु प्रैक्टिकल का भी विषय होता है, प्रयोग करने के लिए भी आता है। तो प्रयोगशाला में मीटर सेतु से किसी दिए गए तार का हम प्रतिरोध भी ज्ञात करते हैं। तो अगर देखा जाए प्रैक्टिकल के दृष्टिकोण से तब भी मीटर सेतु बहुत इंपॉर्टेंट है, और थ्योरेटिकल दृष्टिकोण से देखा जाए तब भी मीटर सेतु बहुत इंपॉर्टेंट है। मीटर सेतु पर न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आते हैं और बहुत ही इंटरेस्टफुल है, क्योंकि हम तो प्रतिरोध निकाल रहे हैं। कितना अच्छा ये व्हीटस्टोन ने प्रबंध दिया कि हम प्रतिरोध निकाल सकते हैं। और जब ये व्यवस्था आई तब से बिल्कुल जो वैज्ञानिक थे, जो लोग थे, बिल्कुल फ्री हो गए कि अरे भाई अब क्या कहना, अब तो हम किसी भी तार का, किसी भी उपकरण का प्रतिरोध यूं निकाल देंगे मीटर सेतु के द्वारा। तो भाई जब कामयाबी हासिल होती है तो खुशी होती है, बिल्कुल खुशी होनी चाहिए भी, ठीक है। तो वो मीटर सेतु आ रहा है कल, और कल हम लोग इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। अधिक से अधिक संख्या में आप जुड़ने का प्रयास कीजिए। थोड़ा हम देखें कितने लोग इस समय इस वक्त जुड़े हुए हैं। तो इस वक्त मात्र 5 लोग जुड़े हुए हैं। 5 लोगों का ये क्लास चल रहा है। ओके, आप 5 लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कि आप 11 बजे इस क्लास को पढ़ रहे हैं। इस समय 12 बजने जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी आप बेड पर नहीं गए, ठीक ना, आप कहीं इंटरटेनमेंट करने नहीं गए। इस समय में हो सकता है आप घर पर टेलीविजन देख रहे होते, हो सकता है कहीं पिक्चर देख रहे होते, लेकिन इसके बावजूद भी आप फिजिक्स का ये क्लास कर रहे हैं, इसलिए आपको ढेर सारा धन्यवाद, बहुत बधाई हो आपको, धन्यवाद, साधुवाद आपको, थैंक यू वेरी मच। के बारे में काफ़ी विस्तृत चर्चा हम SN सिंह लाइव क्लास में कर चुके हैं। यदि आप भी लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 96 16 72 78 46 पर अपना नाम व क्लास सेंड करें। SN सिंह लाइव क्लास जूम ऐप पर चल रहा है। मेरा ID 5563633017 तथा पासवर्ड QWERTY @123 है। धन्यवाद।